चैप्टर 6 हिंदी ग्रामर का पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है पहले हम ये जानें और प्रत्यय क्या है उसको भी समझें। तो उपसर्ग जो है वो पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। भाषा जो है, हमारे जो शब्द हैं वो भाषा की एक तरह से खजाना है, पूंजी है। जिस भाषा में शब्दों का जितना बड़ा भंडार होता है वह भाषा उतनी ही समृद्धि, उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो हिंदी में शब्दों का बहुत बड़ा विशाल भंडार है। भाषा में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनकी रचना ना तो रुपए पैसे की तरह होती है और ना ही किसी मशीन की तरह होती है। उन्हें समाज और जीवन जो है प्रभावशाली बनाता है। तो हिंदी भाषा में शब्द रचना 4 प्रकार से होती है। पहला कैसे? पहला उपसर्ग लगाकर, दूसरा प्रत्यय लगाकर, तीसरा समास के द्वारा, चौथा संधि के द्वारा। तो ऐसे जो है हमारी शब्द रचना होती है। तो हम जो है इसी शब्द रचना के अंतर्गत जो उपसर्ग लगा करके शब्दों की रचना होती है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप या पास में आकर नया शब्द बनाना। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और मुख्य रूप से कोई विशेष अर्थ भी नहीं होता है, किंतु ये शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो उपसर्ग जो शब्द है वह उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है बनाना, अर्थात निकट आकर नए शब्द बनाना। व्याकरण की दृष्टि में उपसर्ग का अर्थ है नए अर्थ वाला शब्द बनना। कुछ शब्दांश रूढ़ शब्दों के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई भी एक शब्द हम जैसे ले लें उपकार, ठीक है, तो उपकार में केवल कार है और कार जो है वो ऋण है। ऋण कैसे है? आपको हमने बहुत पहले भी बताया था शब्द रचना में कि ऋण शब्द वे होते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो कार क्या है? कार में हम ऐसे अभी आप देख लेंगे ये कार लिखा हुआ है और कार में को हम विभाजित या भाग नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। तो ये कार में हम यहाँ पे उप्स जोड़ देंगे और ये हो गया उपकार। ठीक है, तो एक बार और हम उपसर्ग की परिभाषा पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है? तो परिभाषा जानने के लिए हम देखते हैं जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता या बदलाव या चेंजिंग परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इतना समझ में आ गया कि उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो है जो किसी भी ऋण शब्द में पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है। ये परिभाषा हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये आपको समझने के लिए सरल शब्दों में बता रहे हैं। परिभाषा ये नहीं है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब परिभाषा को एक बार और हम देखते हैं, एक बार और परिभाषा का विस्तार करते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर, देखो शब्दों से पहले, जैसे ये कार था, कार से ये पहले जुड़ा है। उप क्या है? कार के पहले जुड़ा है। तो जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में, देखो इनका भी एक कार है ना, एक कार का अर्थ बदल गया उपकार। उपकार माने क्या हो गया? भलाई करना। तो शब्द का अर्थ बदल गया यहाँ पे, तो जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता या बदलाव, तो बदलाव यहाँ पे हो गया। बदलाव या परिवर्तन भी कह सकते हैं, चेंजिंग भी कह सकते हैं, लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो उपसर्ग लगने से ऋण शब्दों का अर्थ बदल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऋण शब्दों का अर्थ कैसे बदल गया है। क्यों? कि ये है निर्गुण। ये एक शब्द हमारा लिया गया
ये ऋण शब्द है। गुण क्या है? ऋण शब्द है। किसी की क्वालिटी, किसी की अच्छाई, किसके अंदर क्या गुण है, तो ये गुण जो है हमारा ऋण शब्द है। और इसमें कौन कौन से उपसर्ग लग सकते हैं, तो ये देखिए अगर हम लगा दिए उपसर्ग गुण में तो निर्गुण हो गया। स केवल लगाया गुण में तो सगुण हो गया। दुर लगाया केवल गुण में तो दुर्गुण हो गया। अव लगाया गुण में तो अवगुण हो गया। अब यहाँ देखिए, एक गुण शब्द में इतने उपसर्ग लगे हुए हैं। इतने उपसर्ग लगने की वजह से ये जो ऋण शब्द है, गुण जो ऋण शब्द है, इसके अर्थ में देखिए इतने सारे परिवर्तन आ गए हैं। तो इसी प्रकार से एक हम उदाहरण और दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण ये देखिए, देश। देश में वी लगा दिया, विदेश हो गया। पर लगा दिया, परदेश हो गया। प्र लगा दिया, प्रदेश हो गया। स्व लगा दिया, स्वदेश हो गया। तो इधर देश क्या है? ये भी ऋण शब्द है। और ऋण शब्द के आगे मैंने ये क्या लगाया? स्व लगाया, प्र उपसर्ग, पर उपसर्ग और वी उपसर्ग। तो इन दोनों उदाहरण के माध्यम से उपसर्ग स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी ऋण शब्द में या ऋण शब्द के आगे जब हम कोई भी उपसर्ग शब्द लगाते हैं तो उसके शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे सारे शब्दों में परिवर्तन हो गया है और इनके अर्थ जो है अलग अलग हो चुके हैं। अब हम एक शब्द और तीसरा उदाहरण देंगे। एक शब्द और देखते हैं। पहला हमने देखा गुण, पहला हमने ये गुण देखा। दूसरा हमने देखा देश और तीसरा एक है मान। इस मान जो है ये भी हमारा ऋण ही शब्द है। मान में अप लगा दिया, अपमान हो गया। अभी लगा दिया, अभिमान हो गया। सम लगा दिया, सम्मान हो गया। वी लगा दिया तो विमान हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो शब्दांश शब्दों से पहले, ये शब्दों से पहले जुड़ा हुआ है, ये सब जो है शब्दों से पहले जुड़ा हुआ है। तो जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता या बदलाव लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इस प्रकार से मेरे उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग का विश्लेषण, उपसर्ग का विस्तार ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्गों का हम प्रयोग करते हैं। तो कितने प्रकार का करते हैं? हिंदी में हम 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। 4 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से हैं? पहला है संस्कृत के उपसर्ग। पहला क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। अब हम ये देखते हैं कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो अ, अथाह, अमल, अज्ञान, अटल और इसी तरह से अध है, अन है, अव है, औ है, नी है, पर है, भर है और स है। तो ये जो उपसर्ग है ये क्या है? शब्दों के आगे लग करके नए शब्दों का निर्माण किया गया है। तो अभी हमने संस्कृत के शब्द पढ़े, संस्कृत के उपसर्ग पढ़े और फिर हिंदी के उपसर्ग पढ़े। अब ये है उर्दू या फारसी के उपसर्ग। जैसे कम, अब देखो कम अक्ल, कमजोर, कम खर्च, कम उम्र इत्यादि जो है वो उर्दू या फारसी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय अविकारी शब्द जैसे अतः, अंतर, पुनः, पुनर, सत, सह, स्व, ये इनके अर्थ हैं और इनके ये उदाहरण हैं जिनके द्वारा ये नए शब्दों का आविष्कार हुआ है, ये नए शब्दों का निर्माण हुआ है। तो इनके प्रयोग से अर्थ में परिवर्तन आया है। तो उपसर्ग की तरफ प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। अब हम प्रत्यय को पढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रत्यय क्या है। ये हमारा प्रत्यय है और प्रत्यय को हम विश्लेषित करेंगे कि किस प्रकार से वह उपसर्ग से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही भिन्न है। तो उपसर्ग के समान ही थोड़ा प्रत्यय का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। उपसर्ग की भांति कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और
मुख्य रूप से कोई विशेष अर्थ भी नहीं होता है, क्योंकि वो शब्द ऋण होते हैं, किंतु ये अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अभी हमने आपको बताया था उपसर्ग में कि उपसर्ग में जो ऋण शब्द होते हैं, तो ऋण शब्द के आगे शब्द लगते हैं, तब उनके अर्थ में परिवर्तन होता है और नया शब्द बनता है। इसी प्रकार से प्रत्यय जो है वह मूल शब्द के या ऋण शब्द के पीछे लग करके शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और नए शब्द बनाते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा था उपसर्ग में कि ऋण शब्दों के या मूल शब्दों के पहले ही हम शब्दों का प्रयोग करके प्रत्यय उपसर्ग बनाते थे, और प्रत्यय में जस्ट उसका उल्टा होता है कि शब्द के पीछे शब्द लग करके जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं। इनसे ऋण शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है ये देखते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, हमने बताया कि जैसे कोई भी एक शब्द ले लें, कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने लिया कि लिखाई, तो ये हो गया लिख, ये हमारा लिख हो गया। और जब हम इसके पीछे आई प्रत्यय जोड़ देंगे, ये आई प्रत्यय जोड़ देंगे, देखो इसके पीछे जोड़ना है, आगे नहीं जोड़ना है, आगे उपसर्ग में जोड़ना है और प्रत्यय में ये पीछे जोड़ना है, तो लिख आई हो गया, ये हमारा लिखाई। अब ये देखिए लिखाई, ये इस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग करने पे यह शब्द बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो प्रत्यय हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित। पहले हम कृत प्रत्यय को देखेंगे। क्रिया की धातुओं से जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इससे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। अब ये देखिए, जिन शब्दांशों को क्रिया के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय का कुछ उदाहरण यहाँ है, देखिए, ये देखिए अक्कड़, जिसमें पी, भूल और ये घूम ऐसे क्रिया हैं, और ऐसे क्रिया के पीछे जब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो पिय से पियक्कड़, भूल से भुलक्कड़ और घूम से घुमक्कड़, इस तरह से शब्दों की रचना होती है। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं तथा उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय है आ और संज्ञा और विशेषण क्या है? भूख, प्यास या मैल, ये संज्ञा विशेषण है। इसमें क्या है? प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? आ। तो भूख से आ प्रत्यय जुड़ने से भूखा हो गया, प्यास में आ प्रत्यय जुड़ने से प्यासा हो गया, मैल में आ प्रत्यय जोड़ने से मैला हो गया। तो इस प्रकार से ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो तद्धित प्रत्यय क्या है और कृत प्रत्यय क्या है? अभी हमने आपको बताया कृत प्रत्यय क्रिया की धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले जो शब्द होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय का उदाहरण हमने आपको बताया, ये आपके तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रत्यय और उपसर्ग यह चैप्टर आपने पढ़ा, रीड किया और जाना। अभी इसको एक बार हम पूरे चैप्टर को एक बार और इसका सार बता दें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आपको पहले भी बताया कि हमेशा ऋण शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ते हैं, तो ये उसी का
ये है परिभाषित किया गया है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की ही तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के उपसर्ग। अव्यय, अव्यय माने वही अभिकारी शब्द। तो अब दूसरा टॉपिक हमारा प्रत्यय का है। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, क्रिया के साथ लगने वाले कृत प्रत्यय, संज्ञा आदि के साथ लगने वाले तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमारा मेरा ये जो चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय वो यहीं पे समाप्त होता है। एक चीज़, एक शब्द हम और भी बताना चाहेंगे उसमें ये कि अगर हम किसी एक शब्द में दोनों चीज़ लगा करके प्रयोग करें तो शब्द में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे ये चल, चल में अगर हम यहाँ पे उपसर्ग लगा दिए प्र और इत लगा दिए यहाँ पे प्रत्यय, ये हमारा प्रत्यय, ये हमारा उपसर्ग, तो प्र चल इत। अब इसको मिलाने से क्या हो गया? प्रचलित, प्रचलित। तो प्रचलित, देखिए इसमें क्या हुआ? प्रत्यय भी मिला और उपसर्ग मिला। तो ऐसे भी हम और भी शब्दों को बना सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि ऐसे और 1-2 शब्द को बनाने की कोशिश करिए। देखते हैं कौन कौन से नए शब्द बनते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के जो उपसर्ग हैं ये हमारा दूसरा प्रकार है। तीसरा है उर्दू या फारसी के उपसर्ग। उर्दू या फारसी क्यों लिखा गया है? उर्दू है, उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है, तो उर्दू और फारसी के उपसर्ग। चौथा है उपसर्ग की ही तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय माने अविकारी जो शब्द हैं। पहले भी हमने आपको अव्यय पढ़ाया ही है, तो आप फिर भी जान लें अव्यय माने हमारा जो है अविकारी शब्द है। पहले हम संस्कृत के उपसर्ग को देखेंगे, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? अ, अति, अन, इन दोनों को लगाने से कौन कौन से शब्द बने? अ लगाने से असत्य, अज्ञान, अगम, अत्याचार, अति उत्तम, अतिरिक्त, अत्यंत, अनादर, अनुचित, अनादि, अनंतर। तो इस प्रकार से ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं।